नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव। साथियों, एक टॉपिक है जिसका नाम है वायुदाब की पेटियां और पवने। साथियों, ये टॉपिक जो है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में लगता है, रीट के एग्जाम में लगता है, इसके अलावा कई सारे कंपटीशन एग्जाम में लगता है। ठीक है, तो वायुदाब पेटियां क्या होती है, पवने क्या होती है, वायुदाब क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे। साथियों, वायुदाब होता क्या है साथियों? तो साथियों, वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती है और वायुदाब की जो परतें होती है, तो वायुदाब की परतें और वायुमंडलीय गैसों का जो धरातल पर दबाव लगता है, वो दबाव किस कारण से लगता है साथियों? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में वायुदाब पेटियों, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो वायु का जो धरातल पर दबाव लगता है उसको वायुदाब कहते हैं। ये किसके कारण लगता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण लगता है। साथियों, यहाँ से प्रश्न पुटअप नहीं होता है। प्रश्न कहाँ से पढ़ेंगे, इसको बनते हैं, इस चीज को भी अपन पूरा पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे साथियों। तो साथियों, इसके बारे में सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि वायुदाब को जो मापने का जो यंत्र होता है ना, उसका क्या नाम है साथियों? वायुदाब को मापने का यंत्र, वायुदाब, आज के टॉपिक का नाम है वायुदाब साथियों। तो वायुदाब के मापने का जो यंत्र है ना, वायुदाब मापने का यंत्र, उसका क्या नाम है साथियों? तो वायुदाब को मापने के यंत्र को साथियों बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। साथियों, बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो वायुदाब का मापन करता है। कई सारे एग्जामों में बैरोमीटर से कैसे मापते हैं उसका भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों। जब बैरोमीटर में गिरावट होती है साथियों, जब साथियों बैरोमीटर में गिरावट होती है तब क्या आता है? तो तब आता है चक्रवात साथियों। चक्रवात। बैरोमीटर के अंतर्गत गिरावट जो होती है वो किसका संकेत करती है? तो वो चक्रवात का संकेत या फिर तूफान का संकेत करती है साथियों। जब बैरोमीटर चढ़ता है तब क्या आता है? तो साथियों प्रति चक्रवात आता है। और साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि बैरोमीटर गिरकर चढ़ता है। पहले एक बार तो गिरता है ऐसे, फिर बाद में चढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, तो बैरोमीटर जब गिर के चढ़ता है ना, तो वो किसका संकेत है साथियों? तो वो वर्षा का संकेत करता है। वर्षा का संकेत करता है। साथियों, राइटिंग खराब है, व्यवहार नहीं है। तो साथियों, वायुदाब को मापने का जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर की क्रियाविधि के बारे में भी प्रश्न पुटअप होते हैं साथियों। तो जब वायुदाब जब गिरता है, ठीक है ना, जब बैरोमीटर गिरता है साथियों, तब चक्रवात के संकेत होते हैं, तूफान के संकेत होते हैं साथियों। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात एक ऐसा निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है जहां से बाहर से उसके अंदर पवने अंदर की ओर आती है। कहने का मतलब जो परिधि होती है ना, उसकी परिधि पर तो उच्च वायुदाब होता है और केंद्र पे निम्न वायुदाब होता है। तो जो पवने होते हैं ना, बाहर से अंदर की ओर आती है, तो उसको चक्रवात कहते हैं साथियों। तो चक्रवात जो होता है ना, वायुदाब में जब गिरावट होती है, वायुदाब में जब बैरोमीटर में जब गिरावट होती है तब तो आता है चक्रवात साथियों। और जब बैरोमीटर ऊपर चढ़ता है तो उसका मतलब प्रति चक्रवात आता है। तो प्रति चक्रवात एक ऐसी क्रियाविधि होती है जिसमें केंद्र जो होता है ना, केंद्र में तो होता है उच्च वायुदाब और बाहर परिधि पर होता है निम्न वायुदाब, जिससे क्या होता है कि पवने इस प्रकार चलती है। इससे क्या होता है? मौसम भी साफ हो जाता है साथियों। क्योंकि जब पवना है ना केंद्र से बाहर की ओर चलेगी तो ऊपर वाला जो मौसम होता है ना वो साफ हो जाएगा। तो साथियों, जब बैरोमीटर ऊपर चढ़ता है तो प्रति चक्रवात भी आता है और मौसम भी साफ होता है। मौसम भी साफ हो जाता है। तो साथियों, हमने बैरोमीटर के बारे में पढ़ा। तो साथियों, बैरोमीटर के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा वायुदाब को जो मापने की जो इकाई है ना, साथियों वायुदाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो मिलीबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलीबार। साथियों, वायु की दिशा मापने के यंत्र क्या कहते हैं? वायु की दिशा मापने के यंत्र को वायु की दिशा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वात दिक्दर्शी कहते हैं इसको। वात दिक्दर्शी, वात दिक्दर्शी कहते हैं साथियों। वायु की गति मापने के यंत्र, वायु की तीव्रता या गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं साथियों? वायु की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो एनीमोमीटर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर।
तो साथियों वायु दाब को शुरू करने से पहले हमने 2-3 इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी कि वायु दाब होता क्या है। तो वायु दाब होता ये चीज होती है कि वायुमंडल में जो वायु का जो दबाव होता है, वायुमंडल में जो वायु की उपस्थिति होती है, गैसों की जो उपस्थिति होती है, उसके कारण धरातल पर जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो गुरुत्वीय बल के कारण जो दबाव लगता है उसको वायु दाब कहते हैं। साथियों कंपटीशन एग्जाम में ऐसी परिभाषा ही नहीं पूछी जाती, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैंने आपको बताया है कि धरातल पर जो दबाव लगता है ना उसको वायु दाब कहते हैं। और उसके बारे में हमने पढ़ा कि वायु दाब को जो मापने का जो यंत्र रहता है ना उसको कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर की क्रियाविधि के बारे में भी प्रश्न पुटअप होते रहते हैं साथियों। बैरोमीटर जब गिरता है तब आता है क्या आता है, तो तब आता है चक्रवात। जब बैरोमीटर उठता है, ठीक है, तो तब क्या आता है, तब प्रति चक्रवात आता है। लेकिन साथियों जब गिरकर चढ़ता है ना तब क्या आती है, तो वर्षा आती है साथियों। फिर बाद में हमने वायु दाब मापने की जो इकाई के बारे में पढ़ा। तो वायु दाब मापने की जो इकाई होती है ना उसको मिलीबार कहते हैं। कई सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो रखे हैं, छोटे एग्जामों में साथियों, ठीक है। तो वायु दाब मापने की जो इकाई होती है ना उसको मिलीबार कहते हैं। और वायु की दिशा मापने के यंत्र को वात दिक्दर्शी कहते हैं। ऐसे प्रश्न तो आते ही नहीं है, आपको सबको पता ही है, ठीक है। और वायु की जो गति मापने का जो यंत्र होता है ना उसको कहते हैं एनीमोमीटर साथियों। तो हमने वायु दाब की क्रियाविधि, बैरोमीटर आदि की क्रियाविधि के बारे में साथियों पढ़ा, ठीक है। साथियों वायु दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में यदि बात की जाए तो वायु दाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत आपको याद रखना है कि साथियों जो वायुमंडल की जो निचले वाला क्षेत्र होता है ना, निचले वाली पेटियां होती है, वहां पे जो वायु दाब होता है वो अधिक होता है। लेकिन जब आप आकाश में ऊपर की ओर जाओगे तो वहां पे वायु दाब में भिन्नताएं आती जाती है, मतलब कमी आती जाती है साथियों। तो नीचे वाले क्षेत्र में वायु दाब अधिक होता है और ऊपर जाते जाते वायु दाब में क्या आती है, तो कमी आती है साथियों, गिरावट आती है। तो इसके बारे में हमने ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में भी अध्ययन किया साथियों। अब वायु दाब के क्षैतिज वितरण के बारे में अध्ययन कर लेते साथियों। वायु दाब का क्षैतिज वितरण तो वायु दाब के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत साथियों हम वायु दाब की पेटियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पेटियों का मतलब ये नहीं है कि कोई अटैची वगैरह, इसकी बात नहीं कर रहा हूं साथियों। पेटियों का मतलब होता है वायु दाब के क्षेत्र साथियों के किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार का वायु दाब होता है उसको वायु दाब पेटियां कहते हैं। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बता देता हूं साथियों। 2 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये है साथियों कि सदैव आपको याद रखना है कि जो पवनें होती है ना कैसे चलती है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट था। और टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ी सी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं कि वायु दाब जो होता है ना सदैव आपको याद रखना है पवनें किस प्रकार चलती है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है साथियों कि वायु दाब और तापमान में कैसे संबंध पाए जाते हैं। तो साथियों याद रखना है वायु दाब और तापमान में सदैव 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 विपरीत संबंध पाए जाते हैं। कैसे कि जहां पे वायु दाब अधिक होगा वहां पे तापमान कम होगा, ठीक है। तो जहां पे तापमान अधिक होगा तो वहां पे वायु दाब कम होगा। तो मतलब जो जहां पे ज्यादा होता है वो दूसरा वाला जो मतलब कम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कैसे संबंध पाए जाते हैं, तो विपरीत संबंध पाए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जहां पे मतलब धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इसका मतलब वहां पे तापमान हो गया अधिक, तो याद रखना वहां पे वायु दाब कम होगा। आई बात समझ में। तो वायु दाब हमने ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। अब अपन पढ़ रहे हैं वायु दाब के क्षैतिज वितरण साथियों। ऊर्ध्वाधर वितरण तो हमने पढ़ लिया साथियों। ऊर्ध्वाधर वितरण में हमने क्या पढ़ा कि जो निचला वाला क्षेत्र होता है वहां पे वायु दाब की भार की मात्रा अधिक होती है, जबकि ऊपर जब आप जाते हो तो वहां पे भार की मात्रा कम हो जाती है साथियों। अब हम क्षैतिज वितरण पढ़ने वाले हैं साथियों। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको अपन बिना रटे समझ के उनको समझ सकते हैं, वो एक ऐसा ही टॉपिक है। अगर आपने मेरी क्लास में इस चीज को समझ लिया तो फिर आपको ये वापस कभी कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में अभी से बैठ जाएगी, ठीक है। और आप इसको रटोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये रटने वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं है साथियों। तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आपको याद रखना साथियों कि वायु दाब की पेटियां कुल कितनी है, तो वायु दाब के क्षेत्र कुल कितने हैं, तो साथियों 7 वायु दाब के क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है, तो 7 वायु दाब के क्षेत्र है। लेकिन प्रकार पूछे अगर के वायु दाब पेटियों के प्रकार कितने हैं साथियों, तो 4 प्रकार है, ठीक है, ठीक है। तो साथियों इसके अंतर्गत हमने ये चीज पढ़ी। तो साथियों वायु दाब के क्षैतिज वर्गीकरण के अंतर्गत आपको याद रखना है कि वायु दाब की कुल पेटियों की संख्या कितनी है साथियों, तो कुल पेटियों की संख्या साथियों 7 है। कितनी है, तो 7 है। लेकिन प्रकार कितने हैं साथियों, तो प्रकार 4 है, ठीक है। ये कैसे, अभी इसको अपन ढंग से पढ़ने वाले साथियों। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था साथियों कि वायु दाब और तापमान में विपरीत संबंध पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे वायु दाब अधिक होता है वहाँ पे तापमान कम होता है, जहाँ पे तापमान अधिक होता है तो वहाँ पे वायु दाब कम होता है। इन दोनों में विपरीत संबंध पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने साथियों पढ़ा था। तो साथियों याद रखना है कि वायु दाब पेटियों की संख्या टोटल 7 है।
वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। 7 वायुदाब पेटियां कौन कौन सी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि तापजन्य वायुदाब पेटियां कितनी है साथियों। मतलब ताप के द्वारा कितनी वायुदाब पेटियां बनती है साथियों? तो ताप के द्वारा वायुदाब पेटियां जो बनती है ना उनकी संख्या 3 है साथियों। ताप के द्वारा जो वायुदाब पेटियां बनती है ना उनकी संख्या 3 है साथियों। कौन कौन सी? पहली है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है वो उत्तरी ध्रुव में भी है और दक्षिणी ध्रुव में भी है, तो इस हिसाब से ये 3 हो गई। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी ध्रुव में और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, तो तापजन्य वायुदाब पेटियों कितनी है साथियों? तो 3 है। अब पहले अपन तापजन्य वायुदाब पेटियों के बारे में अपन इस पे पढ़ लेते हैं साथियों। तो ये जो है ना पृथ्वी के बीच में साथियों 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितना डिग्री अक्षांश रेखा है? यहाँ तक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है साथियों। आपको याद रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पे स्थित है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं साथियों। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कुल कितनी रेखाएं हैं साथियों? तो यहाँ तक आते आते उत्तर में टोटल 90 रेखाएं साथियों। ठीक है, और दक्षिण में कितनी रेखा है? तो टोटल 90। ठीक है, तो 90 90 180। ठीक है, 90 और 90 180 होगी और एक बीच वाली भूमध्य रेखा होगी, तो टोटल कितनी होगी? तो 181 होगी। तो अगर आपको ऐसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो आपको 181 नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि साथियों अक्षांश रेखाएं जो है ना, अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। क्यों? क्योंकि साथियों ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, एक भूमध्य रेखा होगी एक, और ऊपर 90 और नीचे 90। ठीक है, तो 90 90 180 और एक 181। लेकिन फिर भी मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, 181 नहीं। क्यों? क्योंकि साथियों एक ये और एक ये कोई रेखा नहीं होगी, सिर्फ बिंदु है। तो अगर आपको ऐसे पूछे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है तो अक्षांशों की संख्या साथियों 90 है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या साथियों 181 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो आपको 179 बताना, क्योंकि उत्तरी और दक्षिण में तो ध्रुव है। तो ये थोड़ी सी अक्षांश रेखाओं के बारे में इसमें जानकारी बता दी था कि आपको पता चल सके कि ये जो बीच में मैंने रेखाएं खींची है ना, ये किस आधार पर खींची है? तो साथियों ये अक्षांशों के आधार पर खींची है साथियों। भूमध्य रेखा यहाँ से बीच में से गुजरती है और भूमध्य रेखा बीच में से गुजरती है और भूमध्य रेखा के 1 2 3 4 5 नंबर पर, मतलब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले जो क्षेत्र है ना, वहां पे एक वायुदाब पेटी पाई जाती है साथियों। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत एक वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है साथियों? तो जिसका नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या नाम है? भूमध्य रेखीय निम्न, क्या बोला मैंने? निम्न वायुदाब पेटी। मैंने उच्च क्यों नहीं बोला? मैंने निम्न क्यों बोला साथियों? तो भूमध्य रेखीय इसको निम्न वायुदाब पेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साथियों यहाँ पे सूरज का तापमान सबसे ज्यादा पड़ता है साथियों। मान लीजिए कि ये मान लीजिए, इसको मान लेते हैं सूरज है। ठीक है साथियों, ये सूरज है। तो मान लीजिए कि सूरज का जो प्रभाव सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर रहता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर अगर मैं सूरज ऐसे मतलब चमकेगा, ठीक है, तो सूर्य का जो सबसे ज्यादा तापमान है ना वो भूमध्य रेखा पर पड़ेगा और उत्तर में और दक्षिण में साथियों कम पड़ेगा। ठीक है, तापमान कम रहता है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि तापमान जहां पे अधिक होता है वहां पे वायुदाब कैसा होगा? तो कम होगा। इसलिए साथियों भूमध्य रेखीय तापमान पेटी उच्च न होकर निम्न है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक हो गया तो वायुदाब सदैव निम्न ही होगा साथियों। तो इसलिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है ना वो एक प्रकार की कैसी वायुदाब पेटी है साथियों? तो एक निम्न वायुदाब पेटी है और साथियों एक तापजन्य वायुदाब पेटी है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में आपको क्या जानना है साथियों? कि इसको डोल ड्रम भी कहते हैं साथियों, इसको डोल ड्रम भी कहते हैं। बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न आता है। ठीक है, कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की विशेषता क्या है? कि यह डोल ड्रम पेटी कहलाती है, यह निम्न वायुदाब पेटी कहलाती है, यह उच्च वायुदाब की पेटी कहलाती है। तो उच्च वायुदाब की पेटी नहीं कहलाती है, वो कथन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी आपको ये चीजों में बता रहा हूं, इसमें रटने से ज्यादा समझना है साथियों। ये समझने वाली चीजें हैं। जब आपको पता ही ये निम्न कैसे होगा इसको समझना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सूरज का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तापमान हो गया उच्च, तो वायुदाब कैसा होगा? तो निम्न होगा। तो इसलिए भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी को भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं साथियों। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है इसको डोल ड्रम भी कहते हैं साथियों। डोल ड्रम किसको कहते हैं? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को कहते हैं साथियों। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को शांत पेटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायुदाब जो होता है ना, वायुदाब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको शांत पेटी कहते हैं, इसको डोल ड्रम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूर्य ताप अधिक होता है और वायुदाब कम होता है। ठीक है, आपको बता देते हैं साथियों कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में समुद्रों की अधिकता पाई जाती है साथियों। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अफ्रीका के आसपास हो गया या दक्षिणी अमेरिका के आसपास हो गया, समुद्रों की अधिकता पाई जाती है साथियों।
तो समुद्रों की अधिकता की होने की वजह से यहाँ पे तापमान क्या रहता है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा अधिक रहता है, जिससे क्या होता है कि समुद्रों से नमी ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, संवहनीय धाराओं के रूप में उठती है। और साथियों नेट 4 बजे के करीब वहां पे रेगुलर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा होनी शुरू हो जाती है। साथियों 4 बजे के करीब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होनी शुरू हो जाती है, तो वर्षा होनी शुरू हो जाती है। आईएएस में प्रश्न पूछा जा चुका है पुराने एग्जामों में कि साथियों 4 o'clock रेन का संबंध किससे है साथियों, तो याद रखना भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है ना उसका संबंध 4 o'clock रेन से। क्यों कि वहां पे क्या होता है कि तापमान अधिक होने की वजह से समुद्रों से नमी आकाश में जाती है और बादल बन के वही संवहनीय वर्षा करती है, ठीक है। तो 4 बजे करीब रेगुलर रोज वहां पे वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। साथियों आई बात समझ में। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में आपको यह याद रखना है कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में स्थित है और तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पे वायुदाब की मात्रा निम्न पाई जाती है। इसको डोल्ड्रम कहते हैं, इसको शांत पेटी कहते हैं, तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य ताप अधिक और वायुदाब यहाँ पे कम पाया जाता है और 4 बजे की यहाँ पे वर्षा होती है। साथियों तो हमने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में पढ़ा। तो ये कैसी पेटी थी साथियों, तो एक तापजन्य पेटी थी। कैसी पेटी थी, तो तापजन्य पेटी थी, गतिजन्य पेटी नहीं थी साथियों, गतिजन्य पेटी नहीं थी। तो भूमध्य रेखीय पेटी कैसी थी, तो तापजन्य पेटी थी, ठीक है, क्योंकि तापमान से इसका इस पे प्रभाव पड़ा। साथियों दूसरी पेटी के बारे में अपन पढ़ने वाले। साथियों दूसरी पेटी का नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। साथियों इसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। पेटी का मतलब क्षेत्र साथियों, है ना, अटैची मत कर देना साथियों। पेटी का मतलब है क्षेत्र के इस वाले क्षेत्र में, है ना। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है साथियों। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, उच्च दाब पेटी। समझ में आ गई बात साथियों। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पे स्थित है, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो है ना यहाँ पे भी स्थित है और यहाँ पे भी स्थित है। करीब 85 से लगाकर 80-85 से लगाकर 90 तक स्थित है। मतलब 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो है उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। और यहाँ पे है 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो साथियों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है, तो 2 संख्या है साथियों। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कितनी होगी, तो 2 उच्च वायुदाब पेटी होगी, ठीक है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो है ना वो 85 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बारे में आपको यही याद रखना है। और इसके बारे में एक और ये बात याद रखनी कि यहाँ पे उच्च वायुदाब क्यों रहता है साथियों, कि यहाँ पे भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। तापमान का यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, कि यहाँ पे आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की मात्रा अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज का तापमान है ना वो बहुत ही कम मात्रा में पड़ता है। तो सूरज का तापमान यदि यहाँ पे कम मात्रा में पड़ता है, इसका मतलब यहाँ पे तापमान की कमी है, तापमान की कमी है, तो इसका मतलब वायुदाब हो गया अधिक। तापमान हो गया कम तो वायुदाब हो गया अधिक। तो आया बात समझ में। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में उच्च वायुदाब क्यों कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो है ना वहाँ पे कम पाया जाता है और वायुदाब उच्च पाया जाता है साथियों, ठीक है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी हो गई और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होगी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी हो गई या फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी होगी। ये दोनों ही तापजन्य पेटी है साथियों, तापमान से ये प्रभावित होती है। यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, वायुदाब कम होता है तो तापमान अधिक हो जाता है। ये बात समझ में। तो भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी कैसी है, तो सदैव निम्न वायुदाब पेटी है। आपके सामने प्रश्न आएगा कि भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी है, ऑप्शन 1 निम्न वायुदाब की पेटी, ऑप्शन 2 उच्च वायुदाब की पेटी। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न अटेंड करने आने चाहिए, ठीक है। तो तापजन्य वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है, 3 है साथियों। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी ध्रुव की लिखी मैंने और एक उच्च वायुदाब की पेटी जो ध्रुवीय वाली है वो दक्षिणी ध्रुव की लिखी। तो टोटल तापजन्य वायुदाब पेटियों की संख्या हो गई 3 साथियों। गतिजन्य वायुदाब पेटियों के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं साथियों अभी। तो गतिजन्य वायुदाब पेटियों में आपको याद रखना है कि साथियों यहाँ पे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो उत्तरी गोलार्ध में, और ठीक इसी प्रकार 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक दक्षिणी गोलार्ध में, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। और ठीक उसी प्रकार 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी स्थित है। कौन सी वायुदाब पेटी, तो उपोष्ण, यहाँ पे लिखता है उत्तरी उपोष्ण साथियों। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही ना, तो उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहां पे दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी साथियों। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है ना वो तापमान से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है साथियों। इसका जो संबंध है ना वो
पृथ्वी की घूर्णन गति से, इसलिए इसको गतिजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया साथियों। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है ना वो उत्तरी ध्रुव में भी स्थित है और दक्षिणी ध्रुव में भी स्थित है। इसकी ये कहाँ पे स्थित है तो साथियों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है साथियों। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री गोलार्ध तक स्थित है साथियों। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है ना वहां पे तापमान उच्च कैसे होता है, वहां पे वायुदाब उच्च कैसे होता है साथियों, यहाँ पे वायुदाब उच्च किस प्रकार होता है साथियों। तो आपको बता देते हैं साथियों, यहाँ पे है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी वायुदाब पेटी, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कौन सी वायुदाब पेटी तो साथियों यह है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि तापमान अधिक होने की वजह से वायु जो है ना यहाँ से ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ से जब ऊपर उठती है तो यहाँ पे तो हो जाता है निम्न वायुदाब पेटी क्षेत्र, ठीक है। लेकिन वो जो वायु ऊपर उठ के जाती कहाँ पे, तो वो वायु उठ के ऊपर आती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ जाती है उत्तरी उपोष्ण वायुदाब पेटी में, यहाँ पे विस्थापित हो जाती है। तो जिसकी वजह से उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में यहाँ पे जो वायुदाब है ना वो उच्च होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो हवा आती है ना वो यहाँ से आती है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे आपको कि आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि यहाँ पे हवा कैसे आती है, लेकिन मैं समझाने के दृष्टि से आपको कह रहा हूँ कि जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है ना यहाँ पे वायुदाब जो होता है ना वो वायु ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के बाद में जो है ना इस प्रकार उत्तर में यहाँ पे आ जाती है और दक्षिण में यहाँ पे आ जाती है। कहने का मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापित हो जाती है, जिसकी वजह से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में जो वायुदाब जो होता है ना वो उच्च होता है उत्तर में भी और यहाँ पे भी उच्च होता है। आई बात समझ में। तो जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है ना वो तापमान से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है साथियों। वो किससे संबंधित है तो वो गति से संबंधित है। तो गतिजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत हमने उत्तरी ध्रुव में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को पढ़ा और दक्षिणी में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को पढ़ा साथियों। एक और पेटी है साथियों जिसका नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बारे में एक बहुत ही शानदार तथ्य है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन समय में क्या होता था कि घोड़ों का व्यापार किया जाता था साथियों। घोड़ों के व्यापार में समुद्रों से वो घोड़ों का व्यापार होता था। मतलब जैसे कि कोई जहाज है, ठीक है, जहाज में उन्होंने घोड़े भर दिए और घोड़े भरने के पश्चात जब जहाज चलती है ना तो क्या होता है कि कभी कभी वो जहाज जो होती है ना वो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में आ जाती थी। जैसे कि ये जहाज है, ठीक है, इसमें घोड़े हैं बहुत सारे, ठीक है। तो घोड़े भरने के बाद में जब भी वो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में आ जाती थी ना तब इसमें क्या होता था कि वायुदाब का दबाव इतना ज्यादा तेज लगता था कि वो घोड़े समेत ही वो जहाज डूबने के लिए मतलब वो डूब जाती थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो नाविक होते ना वो क्या करते थे कि घोड़े जो थे ना घोड़े समुद्र में फेंक देते अपनी जान बचाने के लिए। मतलब उतने ही घोड़े उसके जहाज में रखते थे जितने में वो जहाज चल सके। तो इसलिए ऐसा हो जाता था, ऐसी घटनाएं हो जाती थी साथियों। इसलिए इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को साथियों अश्व अक्षांश भी कहते हैं साथियों, है ना। तो अश्व अक्षांश ऐसे प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जा चुके हैं साथियों। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। तो साथियों याद रखना उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं तो अश्व अक्षांश कहते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे वायुदाब इतना ज्यादा तीव्र होता है ना, वायु का दबाव इतना ज्यादा तेज होता है तो घोड़े भी डूब जाते थे, है ना, प्राचीन समय में। इसलिए उसको क्या कहते हैं तो अश्व अक्षांश कहते हैं साथियों। बात आ गई समझ में साथियों। तो हमने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को पढ़ा, फिर बाद में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को पढ़ा, फिर बाद में हमने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को पढ़ा, ठीक है ना। अब देखते हैं हमने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी साथियों। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुव, ये चीजें जो है ना रटने वाली नहीं है। इसको थोड़ा ढंग से समझोगे तो ही दिमाग में बैठेगी। मैं वापस कह देता हूँ, ये चीजें अगर अभी नहीं बैठी तो फिर कभी नहीं बैठेगी, क्योंकि चीजें है रटने वाली है ही नहीं, इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को एक बार देखो, 2 बार देखो, आपकी चीजें समझ में आ जाएगी साथियों। तो ये क्या है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी साथियों, ये है 60 डिग्री से लगाकर 65 डिग्री तक साथियों, ठीक है। 60 डिग्री से लगाकर 65 डिग्री तक साथियों। उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक। यहाँ पे क्या स्थित है तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है साथियों। आपको एक डाउट होगा साथियों, वो डाउट ये होगा कि मैंने शुरुआती कक्षा में कहा था कि तापमान और जो वायुदाब है ना उसमें विपरीत संबंध पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे वायुदाब तो अधिक होगा ही होगा। लेकिन देखिए उपध्रुवीय का मतलब ये होता है कि ध्रुवों के पास में, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी तापमान जो है ना वो कम पाया जाता, उसके बावजूद
बावजूद भी जब तापमान यहाँ पे कम पाया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होना चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे वायुदाब जो है निम्न है, वायुदाब यहाँ पे निम्न है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसे इसलिए हो गया साथियों कि ये जो है ना वायुदाब पेटी, ये तापजन्य वायुदाब पेटी है ही नहीं, ये है गतिजन्य वायुदाब पेटी। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध वाली, और ये दक्षिणी गोलार्ध वाली उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, दोनों ही कैसी है? तो गतिजन्य वायुदाब पेटियां। साथियों इस पे जो है ना तापमान का प्रभाव नहीं पड़ के गति का प्रभाव पड़ता है। गति का प्रभाव कैसे पड़ता है साथियों? कि यहाँ पे आई हुई है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और यहाँ पे आई हुई है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। साथियों ध्रुवीय उच्च वायुदाब के पेटी की जो ये पवनें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की पवनें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके फिर क्या होता है कि दोनों पवनें एक दूसरे से टकराती है और टकराने के बाद में वापस अपने अपने गोलार्धों में चली जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे क्या हो जाती है? निम्न वायुदाब पेटी हो जाती है। आई बात समझ में साथियों? तो हमने इस चीज को पूरा पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है साथियों। ये चीजें एक मिनट में कंप्लीटली क्विक रिवीजन करवा देता हूँ साथियों। वायुदाब के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि धरातल पर जो वायु का जो दबाव पड़ता है ना, उसको वायुदाब कहते हैं साथियों, जो गुरुत्वीय बल के कारण पड़ा करता है साथियों। तो वायुदाब को जो मापने का जो यंत्र है ना, उसका नाम है बैरोमीटर साथियों। तो बैरोमीटर जब गिरता है तब क्या आता है? तो चक्रवात आता है। जब बैरोमीटर चढ़ता है तब प्रति चक्रवात आता है, या फिर मौसम मतलब साफ हो जाता है, ठीक है, प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर गिरकर चढ़ता है तब वर्षा आती है साथियों। और जब वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है साथियों। वायुदाब को जो मापने की जो इकाई है ना, उसका नाम है मिलीबार है साथियों, ठीक है। वायु की दिशा को मापने के लिए वात दिक्दर्शी का प्रयोग किया जाता है साथियों। इसके अलावा जो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है ना, उससे पहले हमने ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ा था साथियों। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि जो धरातल के निकटतम वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां पे तो होता है वायुदाब अधिक, और जब आकाश में आप बढ़ते जाते हैं ऊपर की ओर, वहां पे तापमान वायुदाब जो होता है ना वो कम होता जाता है साथियों, ठीक है। और वायुदाब के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा जरूरी आपको ये याद रखना साथियों कि वायुदाब की जो पेटियां हैं वो टोटल 4 कितनी? 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 4 प्रकार है इनके, ठीक है। लेकिन पेटियों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये 7 कैसे है? जिसमें एक तो ये एक ही है, ठीक है, लेकिन जैसे कि उपोष्ण पेटी है तो ये 2 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार ये 7 है, ठीक है। तो ऐसे है ये 4 ही है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था साथियों? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण तक स्थित है साथियों। तो यहाँ पे निम्न वायुदाब क्यों पाया जाता? क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है, ठीक है। फिर बाद में हमने दूसरी तापजन्य वायुदाब पेटी के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे जो है ना ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तापमान होता है कम, तो तापमान कम होता है इसलिए यहाँ पे वायुदाब कैसा होता है? वायुदाब यहाँ पे होता है अधिक साथियों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है, ठीक है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 2 है, ठीक है साथियों। फिर बाद में हमने गतिजन्य वायुदाब पेटियों के बारे में अध्ययन किया था साथियों। गतिजन्य वायुदाब पेटियां जो है ना, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो है वो 60 से 65 तक है, और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है ना वो 30 से 35 तक है। तो इसमें यही पूछेंगे आपको कि कौन सी उच्च है ना कौन सी निम्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। पूछ सकते हैं डोल्ड्रम पेटी किसको कहते हैं? तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? तो डोल्ड्रम पेटी कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी साथियों। ये चीजें रटने वाली नहीं है, मैं फिर कहता हूँ इस चीज को आप एक बार कंप्लीटली इसके नोट्स बनाना, फिर समझने का प्रयास करना। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा इजी है साथियों। इसमें कुछ नहीं है। टोटल पेटियों की संख्या 7, टोटल पेटियों की संख्या 7, प्रकार कितने हैं? तो 4, ठीक है, प्रकार कितने? तो 4। इसमें से तापजन्य कितनी है? तो तापजन्य होगी 3 होगी। कौन कौन सी? एक ये और एक ये, ठीक है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहां से कहां तक है? 5 डिग्री से 5 डिग्री। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहां से कहां तक है? तो 85 डिग्री से 90 डिग्री, 85 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। फिर बाद में 2 पेटी इधर है, 2 पेटी इधर है साथियों, ठीक है। तो उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री, और दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है वो भी 30 डिग्री से 35 डिग्री। फिर बाद में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये देखिए ध्रुवों के पास होते हुए भी ये निम्न वायुदाब पेटी है, क्योंकि ये गतिजन्य वायुदाब पेटी साथियों। तो 60 डिग्री से 65 डिग्री इसको कंप्लीटली बता दिया गया है और नोट्स फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है साथियों। तो वायुदाब पेटियों की संख्या टोटल 7 है। 3 तो है तापजन्य भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो तापजन्य वायुदाब पेटियां होगी 3 और गतिजन्य वायुदाब पेटियां जो है ना वो 4 होगी साथियों। कौन कौन सी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी और दक्षिणी दोनों होगी, ठीक है। और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तरी और दक्षिणी दोनों होगी साथियों, ठीक है। फिर बाद में हमने चारों प्रकारों को एकदम कंप्लीटली यहाँ पे आपके सामने समक्ष लिख दिया ताकि आपको लिखने में नोट्स बनाने में आसानी रहे साथियों। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है ना वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। उपनाम जो है इसको डोल्ड्रम कहते हैं साथियों, इसको शांत पेटी कहते हैं, तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं साथियों। सूर्य ताप अधिक होता है और वायुदाब कम होता है। 4 बजे यहाँ पे वर्षा होती है साथियों। फिर बाद में हमने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बारे में अध्ययन किया था। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी
उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है साथियों। ठीक है, फिर बाद में अश्व अक्षांश इसको कहते हैं और गतिजन्य वायुदाब पेटी भी कहते हैं। अश्व अक्षांश के बारे में हमने ढंग से पढ़ा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहते हैं। फिर बाद में हमने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में पढ़ा साथियों। ये 30 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है, इसको गतिजन्य वायुदाब पेटी कहते हैं। फिर बाद में हमने ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बारे में अध्ययन किया, ये 85 डिग्री से 90 डिग्री तक स्थित है साथियों। पढ़ाई को इतनी आसान नहीं होती है, पढ़ाई करने के लिए क्या कहते हैं, हर कोई अगर पढ़ लेगा तो फिर बाद में हर कोई टीचर बन जाएगा, है क्या नहीं। आप रीट के सिलेबस में अगर ये चीजें हैं तो आपको अगर ये ढंग से समझोगे तो ही आपके मतलब आपके नंबर आ सकेगा। रीट के पेपर में यहाँ से पहले भी एक प्रश्न आया था और आशा करते इस बार भी आएगा साथियों। ठीक है, तो वायुदाब पेटी का हमने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक हम लेंगे पवने साथियों, ये पूरी तरह पवने टॉपिक इससे रिलेटेड है। थैंक यू साथियों, तक्षशिला क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।